Guys, welcome to the day three of your presentation and your counselor course for the United Kingdom, right? Okay. आज हम लोग बेसिक जियोग्राफी, डेमोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड ब्रेक्सिट के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमी के बारे में हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको देंगे, राइट? और मेजर सेक्टर्स के बारे में हम इकोनॉमी की बात करेंगे। Facts and figures, you can look into the video, but then I don't think that we need to actually remember all facts and figures for economy. But then because we are making a video, we have taken those from Wikipedia. So they would keep on changing naturally. And आज हम लोग 2024 में ये वीडियो बना रहे हैं. So obviously some facts are going to change over the years. That can always be taken up. But then हाँ, हमें क्या चीज़ें देखनी है वो हमें इकोनॉमी के बारे में मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा. So let's start. Let's start with the geography and the demography of the United Kingdom. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है कि यूनाइटेड किंगडम के बारे में हमने एक छोटा सा टेबल दिया है. ये टेबल आपको www.columbusevolve.com, राइट, हमारी जो वेबसाइट है columbusevolve.com, राइट, इसके ऊपर स्टूडेंट वीज़ाज में यूके के अंदर आपको ये टेबल मिल जाएगा. सो यूके, दिस इज़ द फ्लैग. ये आपको याद रखना चाहिए कि ये फ्लैग है यूके का. एंथम गॉड सेव द किंग. मोनार्की सिस्टम है, ये शायद सभी को मालूम ही है कि वहाँ पे किंग और क्वीन और प्रिंसेस होते हैं, राइट? सो देयर इज़ अ मोनार्की सिस्टम आउट देयर इन द यूके, राइट? द कैपिटल सिटी इज़ लंडन, which is on 51 degrees north and 0.7 degrees west. As आप लोगों को शायद पता ही होगा कि दुनिया का जो बेसिक डिमार्केशन है, जो 0 डिग्री है, वो यूके के थ्रू ग्रीनविच के थ्रू पास करता है, राइट? ओके, ग्रीनविच के थ्रू. तो लंदन जो सिटी है वो थोड़ा सा लेफ्ट पे है टुवर्ड्स ऑफ ग्रीनविच. नेशनल लैंग्वेज इज इंग्लिश. टोटल एरिया, राइट, टोटल एरिया मैंने विकीपीडिया से लिया हुआ है. खैर एरिया तो चेंज नहीं होता, राइट? ओके, 244,376 स्क्वायर किलोमीटर्स, which is the 78th. It puts it at the 78th portion in the world, right? Okay, so it is the 78th largest country in the world. Okay, in fact मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में ये बताऊंगा कि कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जो कि यूके से बड़े हैं. ओके, एंड लैंड एरिया इसका इतना है. पॉपुलेशन लगभग 6.7 करोड़. पॉपुलेशन लगभग 6.7 करोड़ का है, right, which puts it as the 22nd largest country in the world in terms of population. The most populous now being India, which is 140 crores. ये 66.7 crores है, हमारा 140 करोड़ है, right? So that simply means that UK, right, multiplied by about 20 times in terms of population India है, right? Okay, density 279 per square kilometer, and the GDP is about 3.45 trillion, and the per capita is 1075 per per capita, of course. पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रहा हूँ. दिस इज ऑन द नॉमिनल रोल, ऑफ कोर्स, पर नॉमिनल रोल से ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता है व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल गेन्स. डोमेस्टिक अगर एक्सपोर्ट अगर इसमें आप ऐड करें तो, राइट? सो वी विल ऑब्वियसली कम टू दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड. ऑब्वियसली इट इज पाउंड स्टर्लिंग. यू कैन अंडरस्टैंड GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, दैट इज द करेंसी, एंड GMT प्लस 0, क्योंकि ये ग्रीनविच जो है वो यूके में ही है और GMT वहीं से भी ही लिया जाता है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्लाइड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड वाइल वी काउंसिल, बिकॉज हमें एक ओवरऑल आइडिया दे जाता है कि भाई यूके एज अ कंट्री कैसा है. मैंने इसको 2 स्टेट से कंपेयर किया है. एक गुजरात जहां मैं रहता हूं, इसका लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर और इसका लगभग 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर. 7 करोड़ की आबादी, लगभग 7 करोड़ टू 6.75 करोड़. सो बेसिकली गुजरात इक्वल टू यूके, ऐसा मैं बोल सकता हूँ. डेंसिटी 359, डेंसिटी 279, यहाँ तक की सिमिलैरिटी है. GDP 4 पॉइंट, ये सब पूरा GDP मिला करके है, दैट इज द एक्सपोर्ट GDP एंड द नॉमिनल GDP, राइट? ये सब मिला करके अगर हम GDP गिने, राइट, तो इट इज 4029 ट्रिलियन US डॉलर्स, जबकि अपना है 330 बिलियन US डॉलर्स, राइट? ओके, सो दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस. मतलब आप समझ लो GDP मल्टीप्लाइड बाई 15
right, equal to the GDP of UK, right, and US dollars 4,700. This is the per capita income, and per capita income is 58,880. So people out there are naturally pretty rich as compared to people who stay in Gujarat. इसीलिए there is a natural tendency of people to go and settle down in the UK, right? सिमिलरली अगर आप मध्य प्रदेश से कंपेयर करेंगे तो मध्य प्रदेश एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम से बड़ा है. पूरे यूनाइटेड किंगडम से मध्य प्रदेश बड़ा है. दिस इज 2.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज 3.08. 8 करोड़ का लगभग पॉपुलेशन है. ये 6.75, लगभग 7 करोड़ 258 किलोमीटर्स पर 258 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर. 279 इसका पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअली यूके से कम है, राइट. Again, there is a huge difference when it comes to the GDP and per capita income. So India में there are a lot of people. People are more than what you have in UK, and we don't have the resources. We don't have the industries basically. वैसे तो देखने जाओ तो जो UK ने किया है वो मध्य प्रदेश भी कर सकता है और वो गुजरात भी कर सकता है. ऐसी कोई बात नहीं है. If UK has achieved this with the similar kind of population, similar kind of land area, so Gujarat can also do it and Madhya Pradesh can also do it. So we are waiting for that day to happen, but as of now there is a huge difference between the GDP of UK and the GDP of similar places in India, right? And that is why though as a country हमारी जो GDP है वो UK से ज़्यादा है, लेकिन as areas हमारा GDP बहुत कम होने के कारण हमारे यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है. The next portion that we are going to look into is how UK was formed, the history of UK. एक छोटा सा वीडियो है. Please have a look at that video and then we shall continue with the economy of United Kingdom. Formation of United Kingdom. दोस्तों, अक्सर आपने जनरल डिस्कशंस में यूनाइटेड किंगडम, यूके, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, इंग्लैंड जैसे नामों को सुना होगा. आम भाषा में इन सभी नामों का इस्तेमाल सिर्फ एक ही कंट्री के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये सभी नाम अलग अलग जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को इंडिकेट करते हैं. यूनाइटेड किंगडम दरअसल कई कंट्रीज का समूह है, जो कि इनमें से लार्जेस्ट यूनिट है. इसके अलावा इसको कॉमन भाषा में ब्रिटेन या यूके भी बोला जाता है. मेनलैंड यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट के पास लोकेटेड इस स्टेट में 4 कंट्रीज हैं, जो हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड. इन 4 कंट्रीज में से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स एक ही आइलैंड पर लोकेटेड हैं, जिसको एक साथ ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है. यानी दोस्तों ये ध्यान दें कि ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन अलग अलग ग्रुप्स हैं. ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर दें तो इस ग्रुप को यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन बोला जाता है. नॉर्दर्न आयरलैंड अलग ही आइलैंड पर बसा हुआ है, यानी 4 कंट्रीज में से सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड ही ऐसी कंट्री है जिसकी लैंड बॉर्डर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ जुड़ी हुई है. लेकिन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग देश है जो यूके का हिस्सा नहीं है. ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ी यूनिट है यूनाइटेड किंगडम या यूके या ब्रिटेन. इस ग्रुप की सबसे छोटी यूनिट्स हैं 4 इंडिविजुअल कंट्रीज, जिसमें से 3 यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला दें तो उसको हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं. यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के अंतर्गत इन 4 कंट्रीज के आसपास में स्थित आइलैंड्स भी इंक्लूडेड हैं. यूके की कैपिटल है लंदन, जो यहां की लार्जेस्ट सिटी भी है. यूके एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी यहां की हेड ऑफ स्टेट क्वीन एलिजाबेथ II है. ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जहां हमने देखा कि इन सभी टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग क्या है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कंट्रीज हमेशा से ही इस ग्रुप का हिस्सा नहीं थी? इन सभी कंट्रीज का अपना ही इतिहास रहा है और समय के साथ इनके बीच यूनियन हुआ और आज हम इनको यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं. तो क्या था ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम का? आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे कि कब, किस तरह और किन हालातों में इनका यूनियन हुआ. दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम का ओरिजिन जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं 10वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब एथलेस्टन नाम के एक किंग ने इंग्लिश डोमिनियन का गठन किया. आइए जानते हैं ब्रीफ में क्या थी इंग्लैंड के एक किंगडम बनने की कहानी. ओरिजिन ऑफ इंग्लैंड. बात है 4th सेंचुरी एडी की, जब ब्रिटेन में रोमन रूल का अंत हुआ. इस दौरान इस आइलैंड पर कई जर्मेनिक ट्राइब्स और एथनिक ग्रुप्स का एग्जिस्टेंस था, जैसे एंगल्स, सैक्सन्स, जूट्स, फ्रीसियंस एटसेट्रा.
ये सभी ट्राइब्स वहां माइग्रेट होकर आई थी और आइलैंड के साउथ ईस्टर्न पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड थीं। इन ट्राइब्स के आने के पहले भी वहां कुछ इंडिजिनस पॉपुलेशन थी जिनको ब्रिटेन्स कहा जाता था। रोमन रूल के खत्म होने के बाद ब्रिटेन्स पर नॉर्थ की कुछ ट्राइब्स ने इन्वेजन कर दिया, जिसके चलते उनको साउथ के सैक्सन्स की मदद लेनी पड़ी। लेकिन इन्वेजन को सक्सेसफुली रोकने के बाद इन माइग्रेंट्स ने ब्रिटेन्स के खिलाफ ही जंग छेड़ दी और वहीं बस गए। कई सेंचुरीज तक ये सभी ट्राइब्स आपस में डोमिनेंस के लिए लड़ाई लड़ती रहीं। 9th सेंचुरी की शुरुआत में वेस्ट सैक्सन्स या वेसेक्स का राइज हुआ। ये एम्पायर आइलैंड के सदर्न पार्ट में था। इस दौरान आइलैंड पर वाइकिंग्स की रेड्स भी आम बात थी। वाइकिंग्स स्कैंडिनेवियन कंट्री से आने वाले रेडर्स थे जो मेनली पायरेट्स थे और ट्रेडिंग भी करते थे। वेस्ट सैक्सन किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ने 878 में वाइकिंग्स को डिफीट किया, जिसके बाद वो ईस्ट एंग्लिया में सेटल हो गए। एल्फ्रेड की डेथ के बाद उनके बेटे एडवर्ड किंग बने, जिन्होंने टेरिटरी को एक्सपैंड किया। एडवर्ड के बाद उनके बेटे एथेल्स्टन किंग बने। एथेल्स्टन ने भी अपने पिता एडवर्ड की तरह टेरिटरीज के एक्सपेंशन को कंटिन्यू रखा और एथेल्स्टन ही पहले ऐसे किंग बने जिन्होंने उन टेरिटरीज पर राज किया जिनको आज हम इंग्लैंड कंसिडर करते हैं, और यहीं से किंगडम ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। दोस्तों, ये थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड की, जिसका गठन 927 AD में हुआ। यूनाइटेड किंगडम के फॉर्मेशन में अगला है वेल्स, जिसका किंगडम ऑफ इंग्लैंड के साथ यूनियन 1536 में हुआ। आइए जानते हैं वेल्स की ब्रीफ हिस्ट्री और देखते हैं किस तरह इंग्लैंड और वेल्स का यूनियन हुआ। यूनियन ऑफ वेल्स एंड किंगडम ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों, बात है 1066 AD की, जब किंगडम ऑफ इंग्लैंड की थ्रोन के लिए पावर स्ट्रगल जोर पकड़ रहा था। इसका फायदा उठाकर कुछ फ्रेंच प्रोविंसेस ने एक आर्मी बनाकर इंग्लैंड पर इन्वेजन कर दिया। इतिहास में इसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है, लेकिन नॉर्मन आर्मी की यह सक्सेस सदर्न पार्ट्स तक ही सीमित रही। इस दौरान वेल्स के डोमिनेंट रूलर थे ब्लेडिन एप सिनफिन। 1075 में उनकी डेथ के बाद वेल्स में एक सिविल वॉर छिड़ गया, जिससे नॉर्मन्स को नॉर्थ वेल्स को सीज करने का मौका मिल गया। 1093 तक नॉर्मन्स ने वेल्स को लगभग कॉन्कर कर लिया था, लेकिन 1094 में नॉर्मन रूल के अगेंस्ट एक रिवोल्ट हुई, जो कि सक्सेसफुल हुई और ग्रेजुअली वेल्स के रूलर्स ने टेरिटरीज को वापस रिकवर किया। खैर, वेल्स और इंग्लैंड के नॉर्मन रूलर्स के बीच काफी समय तक टसल चलती रही। फाइनली 1283 में इंग्लैंड ने वेल्स को एनेक्स कर लिया। दोस्तों, इंग्लैंड की हिस्ट्री में यह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, क्योंकि वेल्स इंग्लैंड की सबसे पहली कॉलोनी बनी। 1284 में स्टैट्यूट ऑफ वेल्स पास किया गया, जिसने वेल्स को इंग्लैंड की एक प्रिंसिपैलिटी बना दिया और इंग्लैंड कॉमन लॉ को वेल्स में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद भी वेल्स के पुराने रूलिंग हाउसेस की तरफ से लगातार रिबेलियंस होते रहे, लेकिन उनको किसी तरह की कामयाबी नहीं मिली। रिबेलियंस के अलावा इंग्लैंड के थ्रोन के लिए सिविल वॉर भी हुए, और यह सिलसिला 1535 में खत्म हुआ, जब इंग्लैंड के किंग हेनरी VIII ने लॉज इन वेल्स एक्ट्स को पास किया। ये एक्ट्स वो पार्लियामेंट्री मेजर्स थे जिनकी मदद से वेल्स को लीगल टर्म्स में किंगडम ऑफ इंग्लैंड में जोड़ दिया गया। यानी इसके बाद किंगडम ऑफ इंग्लैंड का जिक्र जहां भी आता, उसमें वेल्स भी इंक्लूडेड होने वाला था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्कॉटलैंड के बारे में, जो 1707 में किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स से ज्वाइन हुआ। यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड एंड किंगडम ऑफ इंग्लैंड। इस यूनियन की शुरुआत 1503 में हुई, जब इंग्लैंड के किंग हेनरी VII की बेटी की मैरिज स्कॉटलैंड के किंग जेम्स IV से हुई। 1503 के पहले 200 सालों से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच लगातार वॉर्स होते आ रहे थे। इन वॉरफेयर्स को रोकने के लिए 1502 में ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस साइन की गई। इसी ट्रीटी के कारण ये मैरिज अलायंस भी किया गया। ये ट्रीटी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि 1513 में ही इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच फिर से वॉर स्टार्ट हो गए। ट्रीटी तो सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन मैरिज अलायंस का फायदा जरूर दोनों किंगडम्स को मिला। 1603 में इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ I का कोई सक्सेसर न होने के कारण उनके कजन और स्कॉटलैंड के किंग जेम्स VI ने इंग्लैंड की थ्रोन को सक्सीड किया। इतिहास में इस मोमेंट को यूनियन ऑफ क्राउन्स के नाम से जाना जाता है, जहां स्कॉटलैंड और किंगडम ऑफ इंग्लैंड का यूनिफिकेशन एक सिंगल मोनार्क के अंडर हुआ।
वैसे ये अलायंस एक डिनेस्टिक अलायंस था, यानी इसका कोई लीगल बेसिस नहीं था। दोनों कंट्रीज का फाइनल यूनियन 1707 में हुआ, जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट्स ने एक्ट्स ऑफ यूनियन पास किए। इन दो एक्ट्स के तहत किंगडम ऑफ इंग्लैंड और किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड, जो अभी तक सेपरेट स्टेट्स थे, एक ही किंगडम में यूनाइट हो गए और यहीं से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का नाम सामने आया। दोस्तों, यहां तक हमने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के फॉर्मेशन की कहानी देखी। अब आते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड पर। यूनियन ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, आयरलैंड की हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। 1801 में जब आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना, तब नॉर्दर्न आयरलैंड अलग कंट्री नहीं थी। पूरा आयरलैंड ही यूनाइटेड किंगडम में शामिल हुआ। नॉर्दर्न आयरलैंड का फॉर्मेशन 1922 में हुआ, जब आयरलैंड का डिवीजन हुआ और नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का फॉर्मेशन हुआ। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में देखा कि 1066 में इंग्लैंड में नॉर्मन्स का इन्वेजन हुआ। 12th सेंचुरी तक आयरलैंड छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था, जो लगातार उस आइलैंड पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। 1167 में पहली बार नॉर्मन्स आयरलैंड में आए और उन्होंने अपनी फोर्सेस की मदद से यहां पर किंगडम सेटअप करने की कोशिश की। लेकिन इंग्लैंड के किंग हेनरी को यह बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि कहीं आयरलैंड में भी उनके ऑपोजिशन में एक नॉर्मन किंगडम ना सेटअप हो जाए। इसके चलते 1177 में इंग्लैंड के एक प्रिंस जॉन लॉकलैंड को आयरलैंड का लॉर्ड बनाया गया, यानी आयरलैंड की कमान अब इंग्लैंड के थ्रोन के हाथ में थी। धीरे धीरे वहां के लोकल आयरिश किंग्स को फोर्सफुली लॉर्ड की तरह लॉयल्टी शो करने के लिए मजबूर किया गया। खैर, मिड 14th सेंचुरी में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। 1348 में ब्लैक डेथ आयरलैंड में आया। यह एक प्लेग पैंडेमिक था, जिसको ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे घातक पैंडेमिक माना जाता है। इस पैंडेमिक में 7 से 20 करोड़ लोगों की जान गई थी। इस प्लेग के कारण डेंस टाउन्स और विलेजेस में रहने वाले इंग्लिश और नॉर्मन्स को महामारी झेलनी पड़ी और नेटिव आयरिश लोग अलग थलग रहने के कारण प्लेग से बच गए। प्लेग के खत्म होने के बाद आयरिश लोग एक बार फिर से डोमिनेंस में आ गए। दोस्तों, यहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पैंडेमिक किस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो को बदल कर रख सकता है। 15th सेंचुरी में आयरलैंड में क्राउन के अगेंस्ट कई रिबेलियन हुए। इन रिबेलियंस को रोकने के लिए किंग हेनरी ने 1536 में आयरलैंड रिकॉन्कर करने का डिसीजन किया और 1541 में आयरलैंड को फुल किंगडम अनाउंस कर दिया गया। कई ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद फाइनली 1603 में आयरलैंड का कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट हुआ। लगभग 2 सेंचुरीज तक यही सिचुएशन रही। फिर 1798 में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक मेजर अपराइजिंग हुई। अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर एक सोसाइटी ऑफ यूनाइटेड आयरिशमैन ग्रुप ने इस अपराइजिंग को लीड किया। इस अपराइजिंग में करीब 10 से 50 हजार लोगों की जानें गईं। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के पार्लियामेंट्स ने एक्ट्स ऑफ यूनियन 1800 पास किए। इन एक्ट्स के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड को क्रिएट किया गया। लेकिन प्रॉब्लम्स यहां खत्म नहीं हुई। 19th और 20th सेंचुरी में आयरलैंड का सेंट्रल इश्यू था लैंड ओनरशिप। अधिकतर लैंड इंग्लिश फैमिलीज की ओनरशिप में थी, जो कि इंग्लैंड के रेजिडेंट्स थे और यहां पर कम ही आते थे। ये लैंड वो आयरिश टेनेंट फार्मर्स को अनफेयर रेंट्स पर दिया करते थे और रेंट पेमेंट न होने पर वायलेंस भी किया करते थे। इस दौरान कुछ आयरिश नेशनलिस्ट्स होम रूल की डिमांड कर रहे थे, जहां वो सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे। आयरिश होम रूल मूवमेंट 1870 में शुरू हुआ, जिसके चलते ब्रिटिश पार्लियामेंट में 3 बार होम रूल बिल इंट्रोड्यूस किया गया। 2 बार फेल होने के बाद 1914 में यह बिल पास कर दिया गया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने के कारण इसका इंप्लीमेंटेशन सस्पेंड कर दिया गया। 1921 में एक एंग्लो आयरिश ट्रीटी साइन हुई, जिसके तहत आयरिश रिपब्लिक को अबॉलिश करके आयरिश फ्री स्टेट अनाउंस किया गया। इस ट्रीटी में नॉर्दर्न आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड फ्री स्टेट दोनों में से किसी एक को चूज करने की परमिशन दी गई और वहां के लोगों ने यूनाइटेड किंगडम में रहने का फैसला किया। 1922 में इस ट्रीटी को दोनों पार्लियामेंट्स ने रैटिफाई किया और इस तरह यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। कंक्लूजन। दोस्तों, इस यूनियन के इस्टैब्लिश होने के बाद ये दोनों आइलैंड्स सेंचुरीज के बाद
इंटरनल पीस और स्टेबिलिटी अचीव कर पाए। इसके चलते यहां की इंटरनल बॉर्डर्स का ब्रेकडाउन हुआ, यानी सिर्फ नाम मात्र के लिए ये बॉर्डर्स रह गए और इसी के साथ ट्रेड का एक्सपेंशन होने लगा। इंग्लैंड एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी न होते हुए भी इस यूनियन में डोमिनेंट पोजीशन पर है। इन 4 कंट्रीज के अलावा यूके में 14 ओवरसीज टेरिटरीज भी हैं, जो एक समय ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थीं। अपनी चरम सीमा पर इस एम्पायर ने वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन पर राज किया और इसी कारण ब्रिटिश एम्पायर को वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे एक्सटेंसिव एम्पायर माना जाता है। उनके एम्पायर में डोमिनियंस, कॉलोनीज, प्रोटेक्टोरेट्स एटसेट्रा सभी शामिल थे। हम बखूबी जानते हैं कि इसी ब्रिटिश एम्पायर ने 1947 तक इंडिया में भी रूल किया। Now we come to the economy of UK. Needless to say, UK इतना पुराना कंट्री है, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, लगभग 900 AD से यूके बनना चालू हुआ, राइट। इट्स अ ह्यूजली समझ लीजिए आपकी ओल्ड कंट्री। इसीलिए उसकी जो इकॉनमी है वो बहुत ही स्ट्रांग हुई थी। मोस्टली काफ़ी जगहों पे उन्होंने लूट का सामान भी लेके गए थे। इंडिया से आप समझ लो कि आधे इंडिया को वो लोग लूट के लेके गए थे। सो देयर इकॉनमी वाज वेरी वेरी स्ट्रांग और उन्होंने उसके ऊपर बिल्ड भी किया। बेसिक अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो यूके जो है अभी फॉर द टाइम बी इट इज़ ऑन द 6th लार्जेस्ट लिस्ट इन टर्म्स ऑफ नेशनल इकॉनमी। यूके 6th नंबर पे है, राइट। एज ऑफ नाउ इंडिया जो है वो 5th पे है। ओके, इंडिया विल स्लोली कम टू दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जब इंडिया हो जाती है तब वो 3rd पे पहुंच जाएगी, ओनली आफ्टर यूएसए एंड चाइना, राइट। सो बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी अभी तो यूके से ऊपर है, लेकिन जो the things that you need to understand out here is not about the size of the economy in terms of GDP, right? It has got the 9th largest purchasing power parity and per capita income की अगर मैं बात करूं, GDP per capita is 3.1% of the world GDP. That means उनके लोगों के पास purchasing power बहुत ज़्यादा है, okay? Though the GDP is not as high as probably India, number of people, right, in UK is also not that high. So UK को अगर हम देखते हैं, if you look at UK, right, you will be able to find that the area of UK, right, is almost the size of Gujarat. UK का एरिया आप अगर देखेंगे तो it is about 2.47 lakh square kilometer, right, which is approximately the size of Gujarat. And the population is about 6 crores, which is also, Gujarat is around say 7 crores, right, 6.9 crores or something. So basically what that means is that जो आपका स्टेट है गुजरात, उसके ऊपर आप एग्जैक्टली यूके को सुपर इम्पोज कर सकते हो। वो दोनों एग्जैक्टली सेम साइज है, सेम पॉपुलेशन है। तो अगर आप गुजरात में रहते हैं, राइट, तो यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यूके में पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी होगी यूके की, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि हम समझेंगे तो ही हम स्टूडेंट्स को समझा पाएंगे कि भाई व्हाट इज़ यूके लाइक, राइट। ऑफ कोर्स वहाँ के और यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं है यूके में, दैट इज़ अनदर थिंग। एंड वी आर गोइंग टू कम अबाउट डूइंग द थिंग्स about what is the population of UK, ये आज हम देखेंगे in due course of time। लेकिन फिलहाल let us talk about the economy of UK। United Kingdom, the 5th largest exporter in the world, 5th largest exporter in the world, right, and 4th largest importer। So काफ़ी सारी सर्विसेज वो एक्सपोर्ट करता है और काफ़ी सारी सर्विसेज वो इम्पोर्ट करता है। मैं आई विल बी वेरी कैटेगरिकली क्लियर दैट ये जो एक्सपोर्ट्स हैं और ये जो इम्पोर्ट्स है मोस्टली वो EU में करता है, मोस्टली वो यूरोपियन यूनियन में करता है। बहुत कम ब्रिटिश प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट्स होते हैं। Okay, fine. Next point, very important, that European Union accounted for 42% of the country's exports and 48% of imports। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई काफ़ी सारा जो इम्पोर्ट और उसका एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर ही होता है ना। व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन इज़ अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज। दे आर बोलचाल की भाषा में हम उसको सेंजन कंट्रीज बोलते हैं, विच हैव गॉट अ कॉमन वीज़ा,
राइट। ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हमारे को समझने में, और ये क्यों ऐसा है मैं आगे आपको समझाऊंगा व्हेन वी कम टू अ टिपिकल पोजीशन कॉल्ड ब्रेक्सिट। सर्विस सेक्टर डोमिनेट करता है, गोज विदाउट सेइंग। ब्रिटेन हैज गॉट some of the best banking financial services in the world, right? Okay. एंड एडिनबर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। स्कॉटलैंड जो है बहुत कॉस्टली भी है, लेकिन हाँ वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छी है, सो ब्रिटिश बैंक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर यूके का जो है वो $1 ट्रिलियन के आसपास था। दिस इज ऑल दीज फिगर्स आर बिफोर ब्रेक्सिट, दिस इज बिफोर ब्रेक्सिट सारे फिगर्स। इट इज ओनली सेकेंड टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। एज यू कैन अंडरस्टैंड, इंडिया का बहुत सारा सर्विस सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जहाँ तक टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की बात है वहाँ पे यूके अपने से आगे है, जस्ट बिहाइंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। कुछ हाइलाइट्स जो यूके का एरोस्पेस इंडस्ट्री है, राइट, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल एरोस्पेस इंडस्ट्री। ओके, आपने एयरबस का नाम सुना होगा। एक्चुअली आप अगर देखने जाएं तो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स में, राइट, बोइंग और एयरबस, राइट, दीज आर द टू मेजर प्लेयर्स व्हेन इट कम्स टू। इनफैक्ट प्रॉब्ली ये बोलना गलत नहीं होगा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम दे आर द टू ओनली पीपल हु मैन्युफैक्चर कमर्शियल एयरलाइंस। एयरबस का बहुत सारे पार्ट इंक्लूडिंग द इंजन्स, राइट, इंक्लूडिंग द इंजन्स, जो कि रोल्स रॉयस बनाती है, कंपनी कॉल्ड रोल्स रॉयस, राइट, विच इज़ अ ब्रिटिश कंपनी, राइट। ओके, आपने सुना भी होगा शायद, रोल्स रॉयस कार्स भी बनाती है। ऑब्वियसली दे स्टार्टेड एज अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द फर्स्ट जेट इंजन्स इन द वर्ल्ड वर मैन्युफैक्चर्ड बाय रोल्स रॉयस। वन ऑफ द वर्ल्ड्स 500 लार्जेस्ट कंपनीज में से 18 जो है वो यूके में बेस्ड है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑब्वियसली इसको तो हम कैसे भूल सकते हैं, हाउ कैन वी फॉरगेट दिस। ड्यूरिंग कोविड-19, राइट, इंडिया ने कोवैक्सीन बनाया। इसका जो पूरा रिसर्च हुआ था वो एस्ट्राजेनेका में हुआ था, विच इज़ अ यूके बेस्ड कंपनी, राइट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलके ये कोवैक्सीन बनाया था। ओके, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, बीपी आपके यहाँ पे भी है। इंडिया में काफ़ी जगहों पे आप बीपी देखते हो, ब्रिटिश पेट्रोलियम। सो वन ऑफ द लीडर्स इन बीपी, राइट। कुछ पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट एरियाज में से हैं, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, राइट। एंड जो लंदन की इकोनॉमी है वो आप समझ सकते हो कि भाई उसके पर अगर उसकी जीडीपी आप देखो, इन जनरल, नॉट ब्रिटिश की, नॉट इंग्लैंड की जीडीपी, खाली लंदन की जीडीपी, इट इज़ प्रॉब्ली द लार्जेस्ट इन यूरोप। सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, यूके में बहुत एग्रीकल्चर है। इनफैक्ट if you travel from city to city from UK, last time जब मैं UK गया था तो there was a train strike and I had to travel by a bus. So basically if you travel by the highways you will find that you have got खेती खेत है, you will find farms everywhere and big huge गाय भैंस, right? Okay, so there's a common thing that everybody would understand. You can pause the video and see the figures. मैं figures के बारे में उतना अभी बात नहीं करूँगा. We have got a lot of things. Construction, UK में construction हो ही रहा है. Lot of people are immigrating to UK. Housing is something that is very very important. Manufacturing, it is very important. यूके में you would not believe, because इतनी छोटी सी कंट्री है, but it has got a very very strong manufacturing setup, right from cars to airlines to what not. They manufacture a lot of things. Majorly यूके का large manufacturing में, large scale manufacturing में या large engineering products में, manufacturing में काफ़ी सारा योगदान रहा है। काफ़ी सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो लोग उसके अंदर करते हैं। स्मॉल प्रोडक्ट्स जो चाइना बनाता है, प्लास्टिक वगैरह, वैसा मैन्युफैक्चरिंग यूके जनरली कम ही करता है, लेकिन बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में रहा है, राइट। उसका काफ़ी सारा हाथ, यू कैन एक्चुअली रीड थ्रू इट। जैसा मैंने आपको बताया
कि भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूके जो है वो काफ़ी अग्रणीय है, राइट। ग्लैक्सो ये नाम सुना होगा, ग्लैक्सो का हमने नाम सुना ही है। एस्ट्राजेनेका, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस आर द थर्ड एंड द सेवेंथ लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन द वर्ल्ड। ओके, सो यू कैन पॉज थ्रू द वीडियो। माइनिंग, आपने ये दिस इज गोज विदाउट सेइंग दैट माइनिंग और ये सब चीज़ों में यूके काफ़ी आगे है। और जैसा मैंने आपको बताया, शेल है, बीपी है, these are all major players when it comes to salt, clay, chalk, gypsum and silica, right? हाँ, creative industry, UK is probably the world leader when it comes to producing musicians, singers। ये बहुत important और key factor है UK के इकोनॉमी का भी और UK के कल्चर का भी। ये दिस हैज टेकन अ रियल हिट आफ्टर ब्रेक्सिट, राइट। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है, राइट। सो these are the industries that you can read through these industries, right। हेल्थ एंड सोशल वर्क, ये हमारे इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप ये शायद नहीं जानते होंगे या जानते होंगे, मुझे नहीं मालूम, कि भाई केयर गिवर वीज़ा, राइट, केयर गिवर वीज़ा पे which is the visa subclass 6145 if I'm not mistaken, hordes and hordes of Indians have gone, even people have gone on a student visa and converted them into a caregiver visa। that means कि यहाँ पे वर्ल्ड का जो है क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल इन बर्मिंघम, right, which is affiliated to the University of Birmingham, single largest critical care unit in the world, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दुनिया का, राइट। और बहुत सारे लोग हैं जो ओल्ड हैं, काफ़ी ओल्ड हैं, तो उनको ऐसे केयर गिवर वीज़ाज़ की ज़रूरत पड़ती है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंडियंस हैव एक्चुअली गॉन एज नर्सेस, केयर गिवर्स टू यूके। दे हैव टेकन इन अ लॉट ऑफ पीपल। दे हैव ऑल्सो टेकन इन अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम यूक्रेन, राइट। यूक्रेन से भी बहुत सारे लोग उन्होंने लिए हैं एज केयर गिवर्स टू देयर पीपल। यूके में देयर इज़ द नेशनल हेल्थ सर्विस। यूके में इंडिया जैसा नहीं है, कोई भी डॉक्टर बन करके अपना खुद का क्लिनिक खोल नहीं सकता नॉर्मली, राइट। दे हैव टू गो इन फॉर द नेशनल हेल्थ सर्विस। इट इज़ लाइक द सिविल हॉस्पिटल, मच a 500 times better version of the civil hospital। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास इतना it doesn't have a lot of capacity with the NHS, and hence there is always a queue on the NHS। और ये जो NHS है, इसके अंदर आपको वैसे भी एज अ स्टूडेंट भी जब आप जाते हो तो आपको इस पर रजिस्टर करना ही पड़ता है। आपको एक डॉक्टर दिया जाता है और आपको NHS दिया जाता है इवन। सो ये आपके स्टूडेंट को बोलने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई द NHS सर्विस जो है वो NHS सर्विस में आपको रजिस्टर वहाँ पे भी जाके करना पड़ेगा। वी विल कवर दिस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि भाई स्टूडेंट्स को जा करके वहाँ पे क्या करना पड़ता है। फाइनेंशियल एंड बिजनेस सर्विसेज, ऑफ कोर्स जैसा मैंने आपको बताया, दे आर वर्ल्ड लीडर्स। दे हैव गॉट बार्कलेज, राइट, सिटी ग्रुप, ये सब चीज़ें वहाँ पे है ही। उसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड है, राइट, ओके, सिंच है, बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। टूरिज्म, एज यू कैन अंडरस्टैंड, यूके में बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। सो गोज विदाउट सेइंग दैट टूरिज्म इज़ अ booming industry in the UK। Hotels and restaurants comes with tourism and real estate and renting activities with the advent of so many people going to the UK and staying back in the UK, or probably even touring UK। This becomes a great industry। So these are the industry sectors। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें फिगर्स, फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमें ये पता होना चाहिए कि these are the major industries that you have in the UK। Now we come to a very, very important part of what our counseling should have, which is called Brexit। Now, what is Brexit? Brexit basically और कुछ नहीं, ब्रिटेन का एग्जिट। Brexit is nothing but the exit of Britain। It is the exit of Britain from the European Union। तो 2016 में 2016 में ऑफिशियली यूके ने ऐसा वोट किया, उनके पीपल, अनऑफिशियल वोट जिसको हम रेफरेंडम बोलते हैं, वो रेफरेंडम के थ्रू उन्होंने अनऑफिशियली ये वोट कर दिया कि भाई हमें जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं रहना है, एग्जिट कर जाना है,
ओके फाइन। कुछ परसीव्ड रीजंस थे। पहला ये कि सॉवरेनिटी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ उनका फ्री था सब कुछ, लोग आ जा सकते थे अंदर। उनको लगा कि भैया हमारा जो टेरिटोरियल क्या बोलते हैं सॉवरेनिटी है, कोई इधर घुस जाएंगे, जगह ले लेंगे वगैरह वगैरह, वो एक इशू था। इमिग्रेशन अनदर इशू, जगह नहीं भी ले तो भी लोग यहाँ पे आके बस जाएंगे, पोलैंड वाले बस जाएंगे वगैरह वगैरह, ग्रीस वाले बस जाएंगे, उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, हमारे ब्रिटेन में आके बैठ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वो एक इमिग्रेशन एक इशू था। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, राइट, वो बहुत सारे ब्रिटेन ऐसा समझते थे कि भाई यूके जो है इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग है कि उसको यूरोपियन यूनियन की ज़रूरत ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन में रहने के लिए यूके को बहुत सारा पैसा देना पड़ता था, राइट। एक कॉमन फंड उन्होंने बनाया था। अब उसमें एक प्रॉब्लम था यूके को, एक दे हैड अ मेजर प्रॉब्लम। नॉर्मली जो कॉमन फंड उन्होंने बनाया था उसका एक कॉमन करेंसी भी बनाया था, विच इज़ यूरो। पहले यूरोप में ऐसी कॉमन करेंसी नहीं होती थी। उन्होंने जब यूरोपियन यूनियन बनाया तो उन्होंने एक कॉमन करेंसी बनाया यूरो। पहले जैसे जर्मनी का मार्क हुआ करता था, फ्रांस का फ्रैंक हुआ करता था, ये सारी चीज़ों को उन्होंने एबॉलिश कर दिया, राइट, और एक कॉमन करेंसी पे आ गए विच इज़ यूरो। लेकिन ब्रिटेन ने कभी भी ऐसा नहीं किया। ब्रिटेन ने हमेशा अपना पाउंड स्टर्लिंग को रखा ही रखा, बोला कि भाई हम यूरो फॉलो नहीं करेंगे। और पाउंड स्टर्लिंग जो है वो यूरो से जनरली हायर रेट पे रहता था, इसलिए उनको लगता था कि भाई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन उनका हमेशा ज़्यादा है। नेशनल आइडेंटिटी, ब्रिटिशर्स बहुत सारे अपने आप को ऊंचा मानते हैं, वो एक इशू है ही। डेमोक्रेटिक डेफिसिट बेसिकली क्या है कि उनके जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था, उनको हमेशा ऐसा लगता था कि उसके अंदर इंटरफियर हो रहा है बाय अदर पीपल फ्रॉम द यूके, फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। सो वो एक फैक्टर था, दिमाग में था। क्या हुआ वो विल कंसिडर, वी विल सी इन द एंड, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, की व्हाट एवर द इफेक्ट्स ऑफ दिस ब्रेक्सिट दैट हैपेंड। और इकोनॉमिक कंसर्न बहुत सारे, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई ब्रिटेन के आसपास के जो वाटर था, जो पानी था, जहाँ पे इनफैक्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो फिश एंड चिप्स, दिस इज़ अ वेरी स्टेपल डाइट ऑफ ब्रिटेन, एंड बीन्स, राइट। ये बीन्स वो लोग बहुत खाते हैं, बेक्ड बीन्स जिसको हम बोलते हैं, आपको इंडिया में मिल जाएगा। एंड फिश एंड चिप्स, दिस आर द स्टेपल डाइट्स ऑफ ब्रिटेन। तो उनके लिए फिश बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इन देयर डाइट। तो जो यूके के आसपास का पानी था, वो लोग वहाँ पे मछली पकड़ते थे, पर दे रियली फेल्ट दैट बिकॉज दे वर अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड दे हैड गॉट नो कंट्रोल कि भाई बाजू वाला, पोलैंड वाला, ग्रीस वाला, फ्रांस वाला आकर के वहाँ पे पानी में से मच्छी नहीं पकड़ सकता, राइट। ऐसा कोई ट्रीटी था नहीं, बिकॉज दे वर अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसलिए फिशरमैन ने सबसे पहले बोला कि भैया ये बेकार है, इसमें से बाहर निकलो, हमारे पानी में से हम ही मछली हमें ही निकालना चाहिए, राइट। और इसके इफेक्ट्स क्या रहे, आई विल जस्ट टेल यू इन 1 or 2 minutes, बट देन वी हैव अ वीडियो ऑन दैट, सो यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक एट द वीडियो। ये सब दिमाग में रखा तो बहुत सारे गवर्नमेंट्स बने। इनफैक्ट 5 प्राइम मिनिस्टर्स शायद चेंज हुए, राइट। सम प्राइम मिनिस्टर्स वांटेड टू एनफोर्स दिस, सम प्राइम मिनिस्टर्स डिड नॉट वांट टू। जैसे एक बहुत ही फेमस प्राइम मिनिस्टर यूके की थी मार्garet थैचर, लेडी थी, राइट। उसके बाद थेरेसा मे, वापस एक लेडी आई, राइट। ये लोग, दीज पीपल वेर वेरी कॉन्फिडेंट कि ब्रेक्सिट नहीं होगा। मार्garet थैचर बहुत टाइम तक यूके की प्राइम मिनिस्टर रही, राइट। और फिर विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि ब्रिटेन वाले तो यूके के साथ ही रहेंगे, दे हेल्ड अ रेफरेंडम इन जून 2016, और सबके होश उड़ गए when 52% of the voters chose to leave EU, right, and only 48% said that we wanted to be, so very closely contested। और ये उसका demarcation है, if you go on to see, जो ब्रिटेन है उसमें 48 to 52 में रिमेन, एंड ये जो एक्चुअली जो फाइनल रिजल्ट आया, इंग्लैंड में उस पार्ट में 47 and 53 रिमेन की अगर आप बात करें तो लंदन में 60% पीपल सेड दैट दे वांटेड टू रिमेन, 40% सेड दैट दे वांटेड टू लीव। स्कॉटलैंड में जैसे आप देख रहे हो 62% वांटेड टू रिमेन एंड 38% वांटेड टू लीव। वेल्स में आप देख रहे हो 48% वांटेड टू रिमेन एंड 53 वांटेड टू लीव। एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में 56% वांटेड टू रिमेन एंड 44% वांटेड टू लीव। सो बेसिकली मेजरली एरियाज में आप अगर देखो तो पीपल वांटेड टू रिमेन। सी, people wanted to remain in 1, 2 and 3 areas, right? Okay, and only 1
and 2 areas people wanted to leave, but then population disparity होने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड में ऑब्वियसली ज़्यादा लोग रहते हैं, you can understand it's a major area, right? The final outcome was 48 to 52 and Britain chose for Brexit. ब्रेक्सिट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, rather वीडियो डाउनलोड किया है, आप उसको देखें. उसके बाद we will talk about some of the effects of Brexit. ब्रेक्सिट ब्रिटेन और एग्जिट इन 2 शब्दों से बना है, जिसके मायने हैं कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट यानी कि बाहर होना चाहता है. 2012 में ग्रीस ने भी इस प्रस्ताव को रखते हुए ग्रेक्सिट शब्द का इस्तेमाल किया था. ब्रेक्सिट को बेहतर समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जानें यूरोपियन यूनियन, जिसे EU भी कहा जाता है, क्या है. यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कि बहुत सारे देशों का एक संगठन यानी कि यूनियन है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टनरशिप की, जिसे यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाता है. इस यूनियन के चलते इसमें शामिल हर देश के लिए एक सिंगल मार्केट उपलब्ध है, जिससे कि यूनियन में शामिल हर देश का दूसरे देश के साथ व्यापार करना बेहद आसान है. यूनियन के एक देश के लोग आसानी से यूनियन के किसी भी और देश में रह सकते हैं और जॉब्स या बिजनेस कर सकते हैं. यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं. ब्रिटेन इस यूनियन का 28वां देश था, जो कि अब EU रेफरेंडम का इस्तेमाल करते हुए यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है. EU रेफरेंडम क्या है? सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी रेफरेंडम तब लागू होता है जब किसी भी इशू को सुलझाने के लिए पब्लिक वोटिंग का इस्तेमाल किया जाए. 2015 की जनरल इलेक्शंस में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन जब ऑपोजिशन पार्टी से, जो कि EU रेफरेंडम के फेवर में थी, एक कड़े मुकाबले का सामना कर रहे थे, तब उन्होंने अपने रीइलेक्ट होने पर EU रेफरेंडम को खुद लागू करवाने का प्रॉमिस किया था, जिसका मतलब है कि पब्लिक वोटिंग से डिसाइड होगा कि ब्रिटेन यूरोप यूनियन का हिस्सा रहेगा या नहीं. अब सवाल उठता है कि ब्रिटेन यूरोप यूनियन से बाहर क्यों होना चाहता है. UKIP, द UK इंडिपेंडेंस पार्टी, जिसे आखिरी यूरोपियन इलेक्शंस में 4 मिलियन वोट्स मिले, ये पार्टी ब्रेक्सिट के हक में थी. नाइजल फराज, जो कि UKIP के लीडर हैं, उनके मुताबिक यूरोपियन यूनियन के बिजनेस रूल्स की वजह से UK को बिलियंस ऑफ पाउंड्स का भुगतान करना पड़ता था. फॉर एग्जाम्पल, EU की मेंबरशिप ही UK को कुछ 24 मिलियन पाउंड्स पर डे कॉस्ट करती है. इसके अलावा यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के बाद UK को अपने बॉर्डर्स का फुल कंट्रोल भी मिल जाएगा, जहां की ग्रीक और सीरिया के क्राइसिस के बाद इमिग्रेंट्स की गिनती बहुत बढ़ चुकी है. UKIP का मानना है कि ब्रेक्सिट के चलते इमिग्रेशंस में कटौती आएगी और ब्रिटेन की जॉब्स यूरोपियन सिटीजन्स को मिलने से रोका जा सकेगा. तो आखिर क्या रहा वोटिंग का रिजल्ट? 23 जून 2026 को ब्रिटेन के 30 मिलियन से ज़्यादा लोग EU रेफरेंडम के लिए वोट करने पहुंचे. 1992 के जनरल इलेक्शंस के बाद ये पहली बार था कि इतनी बड़ी गिनती में लोग वोटिंग का हिस्सा बने. वोटिंग का रिजल्ट ब्रेक्सिट के फेवर में रहा. 52% लोगों ने यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के हक में वोट दिया. इस रिजल्ट के बाद डेविड कैमरॉन ने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन में बने रहने के हक में थे. इस रिजल्ट के बाद अब आगे क्या होगा? अनुमान है कि ब्रिटेन पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी का सामना कर सकता है. UK की करेंसी पाउंड, इसमें 10% तक का गिराव देखने को मिला है, जो कि पिछले 30 सालों में पहली बार हुआ. इस गिरावट का मतलब है कि इंपोर्ट्स और महंगे हो जाएंगे, जिससे कि महंगाई बढ़ेगी, इमिग्रेशन में पेपर वर्क और स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी और इमिग्रेंट्स का UK यानी कि ब्रिटेन में आकर रहना, पढ़ना, काम करना मुश्किल हो जाएगा. इसके अलावा UK अब पहले के जैसे फ्री ट्रेड या सिंगल मार्केट बेनिफिट्स अब नहीं ले पाएगा. EU से इस ट्रेड एग्रीमेंट के बिना इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स 30% तक महंगे हो जाएंगे, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट और कटबैक्स जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. फिलहाल UK EU का हिस्सा रहेगा, क्योंकि पूरे रेफरेंडम को पूरा होने में 2 साल तक का समय लग सकता है.
ramifications for UK businesses for Brexit. So जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रेक्सिट से पहले जो यूके के फिशरमैन थे वो ऐसा, मैं एक सिर्फ सिंपल एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद का आप वीडियो देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर काउंसलिंग। इतना नॉलेज आपको अगर होता है फॉर काउंसलिंग, यू विल बी एबल टू गाइड द स्टूडेंट्स बेटर, यू विल बी एबल टू इम्प्रेस पेरेंट्स हु कम विद द स्टूडेंट्स। सो ये जो ब्रेक्सिट हुआ, ये रैमिफिकेशंस फॉर यूके बिजनेसेस इसके क्या रहा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ फिशरमैन ऐसा बोल रहे थे कि भाई हमें जो है वो हमारे वाटर्स को फ्री चाहिए, हमें फ्रांस वाला अंदर फिश करे नहीं चाहिए, ग्रीस वाला करे नहीं चाहिए, पोलैंड वाला करे नहीं चाहिए, राइट। तो वी नो पोर्टुगल वाला करे वो ऐसा नहीं चाहिए। सो दे गॉट द वाटर्स फ्री। एक्चुअली वो पूरा फ्री तो नहीं मिला, बिकॉज दे हैड टू डू अ ट्रेड एग्रीमेंट विद द EU। कुछ पोर्शंस मिले उनको, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो फिशरमैन जो कंपनीज को बेचते थे, फिश बेचते थे, वो कंपनीज काफ़ी सारा फिश यूरोपियन यूनियन में भी एक्सपोर्ट करते थे। बिकॉज ऑफ ब्रेक्सिट व्हाट हैपेंड वाज दैट बिकॉज द बॉर्डर्स वर क्लोज्ड, राइट, द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग बिकेम सो हाई, राइट, दैट दे स्टॉप्ड एक्सपोर्टिंग टू EU। ओके, सो इनका डिमांड, जो एक्सपोर्ट का डिमांड था विच वॉज अराउंड 40%, राइट, वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो फिशरमैन को अब फिश तो थे, जगह भी थी, लेकिन फिश ला करके इनको देने के लिए कोई दे हैड गॉट नो डिमांड फॉर फिश। सो अल्टीमेटली ब्रेक्सिट, राइट, जो पर्पस के लिए उन्होंने चाहा था वो बेसिक पर्पस ही डिफीट हो गया, राइट। तो ब्रेक्सिट होने के बाद जो यूके की इकोनॉमी है वो काफ़ी सारी नीचे गई है अभी, राइट, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद द यूके इकोनॉमी। इट इज़ एविडेंट एज ऑफ नाउ, पीपल डोंट फाइंड जॉब्स, स्टूडेंट्स भी जो जाते हैं उनको जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल पड़ता है, राइट। सो अभी यू कैन अंडरस्टैंड 2024 में ऋषि सुनक हैज़ बीन ousted and a new prime minister is going to join. So there are already voices that rejoin, right? Brexit was not worth it. There are already voices in the UK which says that you should rejoin the European Union. Brexit was not worth it, right? This prime minister has come on that promise. Let's see how it goes. We can watch the video. June 23, 2016, the referendum on European Union membership has been voted on and Brexit has passed. The United Kingdom will be leaving the EU, and its supporters are ecstatic. But be careful what you wish for, because Brexit might have long-term devastating consequences for the United Kingdom's stability. In fact, could it lead to the end of one of the world's oldest democracies? Here's how Brexit could wind up destroying the United Kingdom. There was a lot of time to debate the consequences of Brexit, and many people tried to stop it in its tracks, including an attempt to topple the Prime Minister that nearly led to an unlikely coalition with a controversial Labour leader. But in the end, the UK left the EU on January 31, 2020, about 2 months before the world got completely turned upside down by a pandemic, lockdowns, and everything else associated with 2020, so that makes separating Brexit's consequences from the effects of everything else a little tricky. But there have definitely been consequences. The main goal of Brexit was to gain back that can-do, self-sufficient British spirit that got the country through the wars. And while some might argue that it's worked, it also meant cutting Britain off from a much larger network of support. The EU is made up of 27 countries, all of which have an agreement that allows free travel between member states, as well as favorable trade terms, and the UK is now outside looking in. It might have seemed like a great idea at first, but it wouldn't be long before the UK started feeling the negative effects. And almost 3 years in, the consequences keep building. For one thing, the UK has seen a significant increase in labor shortages. This is because many foreign workers fill jobs around the EU, and after Brexit, they now have to get permission to work in the UK. Getting a work visa can be time-consuming, and what makes more sense, applying to work in one country or working to apply in a network of 27 countries? That makes the UK a distant second choice for those looking to work in Europe. This has led to vacancies at the local pub. Horrors! But it's also led to many job openings in critical fields like healthcare, because the foreign nationals just aren't coming. And that plays a key role in another critical area. It's easy to make jokes about British food. Mushy peas, pudding made from blood. But Britain does have a thriving agricultural sector that can keep the country fed through the year. Farmers often simply don't have the staff to harvest all their crops, and that leads to harvests being wasted, which leads to farms going bankrupt and empty shelves at the supermarket. Industrial farms often employ up to 3,000 workers per harvest season, many of them from countries in Eastern Europe, and the lack of staff is killing their ability to supply Britain with food.
Britain might have been able to fulfill some of its food needs domestically, but it has and still does import much of its food from abroad. In fact, very short-lived Prime Minister Liz Truss shocked her party conference when she informed them that the UK imports 2/3 of its cheese from abroad. This was clearly a disgrace, because you can't have a stuffy politicians' conference without some cheese. But the simple act of importing food has now become much more challenging due to Brexit. Under EU laws, tariffs and inspections were largely minimal. But now every import and export deal has to be renegotiated. What's more, the government wants to impose new import controls, which could make accommodating for the farming shortages even trickier. But this isn't the only thing made trickier by Brexit. Travel in the EU sounds strange to most people living outside of the Union. How did 27 independent countries agree to allow their citizens to travel across their borders without passport checks? Well, it took a lot of cooperation and trust. The UK may be an island, but the residents still crossed over frequently via a tunnel under the English Channel, which connected them to France via a high-speed train line. But the times, they are a-changin'. While the UK and the EU have maintained freedom of travel between the two, they are still allies and members of NATO after all. They're now considered different countries, and that means anyone who crosses across the English Channel via train should bring their passport and be prepared for more security checks. A minor complication, but one that could still put the damper on a vacation if a key document gets left behind. And if Brexit has brought about one thing, it's lines. Brexit seems to have meant more bureaucracy, more documents, and more delays, just about everywhere. This is the most common at the borders, and nowhere was it more obvious than in July 2022 when those trying to enter the country via the port of Dover found themselves waiting and waiting and waiting. While conservative politicians originally said there would be no major delays, the simple act of requiring passport checks soon snowballed into massive 6-hour waits. And it wasn't just at British ports. Suddenly, all those quick check lines that allowed British visitors to just sail through European passport checks were no more. And all ports around the European Union found themselves facing major delays as they had to check that British tourists were there legally and had plans to return. Guess Brits heading abroad had better practice their stiff upper lip. But just about everyone is going to feel the impact of Brexit in some way. It's not just food-related imports and exports that have taken a big hit. In the first year after Brexit, it was estimated that exports to Europe fell by around 14%. It was partially due to COVID, but the impact has continued to be felt, and a big part of that is the increased fees, security, and paperwork that everyone has to deal with. That includes countless small businesses which have found it more expensive than ever to send their goods abroad. Many longtime small businesses might decide to close their doors rather than try to compete in this brave new market, and will likely be replaced with either locally focused businesses or more likely multinational chains that are used to navigating the bureaucracy. And that has meant lasting issues for the economy. Part of the appeal of Brexit was that the United Kingdom could move away from the EU's costly fees and sharing arrangements, which were meant to boost the welfare of poorer countries with the help of wealthier ones like Britain and France. And the UK doesn't have to pay those fees anymore. But that might not be a positive. Since Brexit happened, the EU's gross domestic product has jumped by over 8%, while the UK's growth is less than 4%. That's well below expectations, and while much of this can be attributed to COVID, the country's trouble getting workers and exporting its products definitely isn't helping either. So Britain is making less money, but it might be spending more domestically too. Inflation is the word on everyone's minds right now. It seems like everything is costing more these days, from airline fares to grocery staples. Some people blame all the money going to help Ukraine fight off the Russian invaders. Other people blame corporate greed. The answer is complicated, but one thing is for sure, inflation isn't the same in every country, and Britain is having a much worse time than the average EU member. It uses the British pound rather than the euro, keeping its own currency even when it was in the EU. And now the pound is weakening significantly. Inflation in the eurozone seems to be starting to improve, but that's not helping the United Kingdom. And the ongoing supply chain issues and labor problems certainly aren't helping investors feel more confident in the country's future. But Brexit isn't just detrimental to Britain's economy, it's damaging its culture. The United Kingdom is a major hub for tourism, coming in 10th place by number of arrivals and 5th by tourism revenue, boosted by a number of factors. It's one of the closest international destinations that speaks English for Americans to visit if they don't want to learn another language. It also has no shortage of tourist attractions, ranging from Big Ben and Windsor Castle, home of the royal family, to more modern attractions like the Alton Towers theme park. It even has legendary historical sites like Stonehenge. But will the tourists keep coming?
American tourists are likely to keep coming as their situation hasn't really changed, although the increased cost for flights might cause some to decide Canada is a better international destination instead. But as for EU tourists, they might want to go to Britain. But then, they look at all the requirements and might think that the Colosseum in Rome or the Eiffel Tower might make a little more sense. While tourism revenue is still in complete flux right now due to the pandemic, it's only starting to recover, and no one is sure if Britain's overall economy will ever fully recover. But tourism isn't just fun and games. For some people, it's their livelihood. It's a time-honored tradition for the performing arts, the traveling showman. It dates back to the bards of the Middle Ages, who would travel from town to town singing their songs and hoping for tips from the populace. And not to anger the local authorities, today the country roads have been replaced with vans of traveling musicians searching for the next gig. And for British musicians, those gigs just got a lot harder. Now going on tour means dealing with a seemingly never-ending array of bureaucracy. Not only do they have to apply for a visa to perform in the EU, they might have to deal with different regulations at every border, including searches that pose the risk of damaging their costly musical equipment. And it's created some big roadblocks for even the biggest British musicians. In the past, continental Europe was home to some of the biggest music festivals in the world. British musicians considered these festivals mainstays of their tours, but now the associated costs of heading to those festivals have caused many British artists to scale back their plans. The result? A near 50% decrease in British artists playing at EU festivals. This has not only affected the artists' bottom line and their opportunity to boost their profile, it's affected the quality of those festivals. Not only do the artists have to deal with the added bureaucracy at the borders, but they have to pay a different tax rate for each country they visit. It's almost enough for a struggling musician to take Dad's advice, give up the guitar, and get a decent job at the fish factory. Oh, about that fish factory. Back in the early days of the campaign for Brexit, one group was louder than the others, the fishermen. They were tired of EU regulations on fishing, which gave other countries access to rich British fishing waters and required the workers on the sea to abide by European rules on sustainability and other quotas. They were looking forward to Britain taking back the seas and giving their industry a new lease on life, and of course, making fish and chips, an iconic staple of British cuisine, cheaper than ever. Unfortunately for those who enjoy their fish and chips, Brexit might have made their favorite dish more expensive. The final Brexit agreement divided up the fishing waters around the UK, which did not give British fishermen quite as much as they wanted. But there's been a much bigger consequence to the split. As fish and seafood exports have massively decreased to the EU, the costs of shipping are so high that the fishing companies often lose money on every shipment abroad. This means the catch is mostly for domestic use, which means less fish are needed. This has led to fishing companies scaling back their business, and many fishermen are looking for a more profitable line of work with greater stability. So maybe it's time to go back to school. Brexit has caused a lot of damage to the UK's educational sector as well, particularly its universities. The population of foreign students has decreased, and the number of British students allowed to study abroad has dropped as well. This is all due to the border issue, but the bigger problem might be invisible. Research programs between universities are the backbone of the educational world, and the difficulty of traveling from one country to another has made many specialists from abroad hesitant to work with the British universities on long-term projects. This mainly means research projects could be cancelled or delayed. British universities could see a brain drain, and future students could see fewer opportunities for growth. But a much bigger problem might be brewing because the United Kingdom isn't so united anymore. The United Kingdom is composed of 4 distinct regions: England at the heart of the Big Island, Scotland to the north, Wales on the west coast, and Northern Ireland up atop Britain's longtime rival Ireland. All 4 regions have their own distinct culture, dialect, traditions, and an intense sense of local pride. Independence movements exist in all 4. Scottish independence narrowly failed a few years before Brexit, and Welsh independence movements are quieter but still prominent. As for Northern Ireland, while it's still majority Protestant and not exactly in sync with the rest of Ireland, more of its citizens are considering the possibility of a united Ireland as the Troubles fade into history. Even after all of the pressure, the UK has refused to consider any other independence movements after the last Scottish referendum. But thanks to Brexit, that might be changing. When the voters of Scotland narrowly rejected independence in 2014, it was largely a vote for the status quo. Young voters swung in favor of independence, hoping Scotland would be a more progressive country as opposed to the UK's long streak of Tory prime ministers. Older voters, meanwhile, tilted the balance in favor of remaining. Maybe it was their loyalty to the crown, maybe it was that they liked the conservative governments, or maybe it was just that they liked how things worked and they didn't want to see them change right now. The problem is, they no longer work that way.
When the UK left the European Union, so went all the privileges of membership, whether the Scottish people voted for them or not. Scotland voted overwhelmingly to remain by a 62-38 margin, but were outvoted in the end, and many now wonder if an independent Scotland could apply to rejoin the European Union. It wouldn't be guaranteed, but the odds are that the EU leadership would be sympathetic to them and consider them for membership quickly. Polls now show that support for a second Scottish referendum on independence has skyrocketed and would likely pass this time. The government has refused to allow it, but it's not clear how long they can hold out. And it's not the only country in the UK getting increasingly agitated. The vote was a mixed bag in Wales, with most counties narrowly voting to leave but several major coastal counties voting to remain. The margin was close, 52-47 to leave. The Welsh independence movement has always been the quietest of the three, but its supporters are gaining momentum, and recent polls showed support has risen to over 40%. A Welsh independence movement would be an underdog right now, but if Scotland successfully gains independence, it might energize the supporters even more, and more referendums come down to turnout and enthusiasm. An independent Wales would be a small country and have less sway with the EU at first compared to Scotland, but it could easily follow its larger neighbor's path. And then there's the very thorny issue of Northern Ireland. While not as decisive as Scotland, Northern Ireland's 55% majority in favor of remaining was easy to understand. The religious divide in Ireland led to decades of bloody conflict, and the status quo of both Ireland and the UK being members of the European Union helped to keep things on a low boil. But now, there was a much bigger issue to contend with, a border in the middle of Ireland that might separate families on the two sides. While obviously nowhere near as strictly guarded as the other countries, this prospect caused enough panic that a negotiation was ironed out to keep an open border between Ireland and the UK. But the strong support for the EU in Northern Ireland has led to many moderates in the region wondering if the time was right to open the issue of reuniting the two countries, with a 2022 poll showing a slim margin in favor of reuniting within 20 years. Will all these happen? Unlikely, but they could, and the results would be catastrophic for England. An image of the Brexit vote results showed that England was largely on its own in its strong support for leaving. That means that a majority of the UK's land space was strongly against the decision England made, and all of them are considering breaking away. If independence movements took off, England could find itself losing half of its land space, many of its resources, and much of its global prestige. All three nations would likely seek to join the EU. England would lose access to Ireland and would have to negotiate with other countries for imports of the goods it used to own. It would be a massive black eye for the country that used to rule much of the world, not even being able to hold on to its own constituent countries, which raises a question. Is there any way back? To say some people in the UK have buyer's remorse over the whole Brexit thing would be putting it lightly. They lost a lot more than they expected, and the benefits that they were promised did not really manifest. While many have called for finding a way to halt the process, the ruling Tories were strongly in favor of moving ahead, and the current Labour leader at the time was Brexit ambivalent at best, being opposed to NATO. And once it went ahead, there was no going back. It looked like the Brexit status quo was here to stay, for the good or the bad. But there might be another route back. By October 2022, a poll showed that the Britons favored rejoining the EU by a whopping 14-point margin. And while the heavy favorite to be PM after the next election, Labour leader Keir Starmer, has not yet called for reversing Brexit, he's considered to be favourable toward the EU. That might mean the UK could eventually find a bipartisan agreement on the issue, but they might have to do it the hard way. No country has ever left the EU and then rejoined it, and there is no bylaw for takey-backsies. So the easiest way for the UK to get back in would be asking to rejoin and then going through the whole process of applying, having its application reviewed, and then approved or denied. It would likely be a multi-year process, and they're not the only ones asking to join. Many countries in Eastern Europe, like Bosnia and Herzegovina and the under-attack Ukraine, are seeking to join as well, so the UK might have to go to the back of the line. Something they're well used to, giving all the lines after Brexit. But it may be the best of bad alternatives. Right now, the UK is living with the fallout of Brexit, which includes import and export problems, empty shelves at supermarkets, a shrinking economy, poorer diplomatic relations with its neighbors, stricter border controls, and decreased opportunity for travel and business. In the long run, it could even undermine their bond with the constituent countries, and could result in Scotland, Wales, and Northern Ireland going their own way, possibly back to the EU. This means that the UK might be looking for the escape hatch on the Brexit experiment sooner rather than later.